अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। बरी फौज के मौजूदा चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतबादिल की तैनाती और उससे जुड़े तनाज़ात और बयानात को अगर देखें तो ऐसे लगता है कि एक तूफान बरपा है। लेकिन अगर पाकिस्तान की तारीख देखें तो बरी फौज के सरबराहान की तकर्रियां और मुद्दत मुलाजमत अक्सर व बेशतर तनाज़ात ही में घिरी नजर आती हैं। पाकिस्तान फौज के पहले मकामी कमांडर इन चीफ और फील्ड मार्शल अयूब खान, जिन्होंने पाकिस्तान का पहला मार्शल भी लगाया, उनसे लेकर जनरल कमर जावेद बाजवा तक तकरीबन तमाम सिपह सलार किसी न किसी तनाज़े में जरूर उलझे हैं। अब ये हुकूमत और वज़राए आज़म से ढके छुपे इख्तलाफात हो या फिर इंतजामी अमूर में बराह रास्त मुदाखलत, बरी फौज के सरबराहान का नाम अस्करी उमूर के साथ साथ सियासत और हुकूमत से भी जुड़ा रहा। दुनिया भर में आर्मी चीफ की तैनाती एक नॉर्मल अमल होती है, लेकिन लग यूँ रहा है कि पाकिस्तान में बरी फौज के सरबराह की तैनाती दुनिया का सबसे अहम काम है। इसका अंदाजा इस मामले से जुड़ी बहस और सियासी रहनुमाओं के बयानात से भी लगाया जा सकता है। और ये तकरीबन एक साल से तमाशा लगा कर बैठे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तानी तारीख को देखें तो इनमें अयूब खान को फौज का सरबराह बनाने वाले हादसे से लेकर एक ऐसे फौजी सरबराह का जिक्र भी मौजूद है जो जनरल भी नहीं बने लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए। पहले बात करते हैं अयूब खान की। अयूब खान को एक हादसे ने फौज का सरबराह बनाया था। जनरल ज़ियाउल हक के तैयारे को पेश आने वाले हादसे को तो तमाम लोग जानते हैं और इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन बहावलपुर में पेश आए C-130 के इस हादसे से तकरीबन 40 साल पहले एक ऐसा ही वाकया रूनुमा हुआ था जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, बल्कि शायद इसके बारे में जानते भी नहीं हैं। और ये तारीख की गुमनाम किताबों में कहीं खो गया है। ये 1950 में 12 दिसंबर का दिन था। लाहौर से उड़ान भरने वाला एक निजी तैयारा अपनी मंजिल कराची से तकरीबन 65 मील दूर गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में सवार 26 अफराद में से कोई भी जिंदा नहीं बच सका था। इन 26 अफराद में 2 ऐसी शख्सियात भी शामिल थी जिनकी मौत ने पाकिस्तान की सियासी तारीख का रुख मोड़ कर रख दिया। ये 2 शख्सियात मेजर जनरल मोहम्मद इफ्तिखार खान और ब्रिगेडियर शेर खान थे। मेजर जनरल इफ्तिखार सर्विस के एतबार से अयूब खान से 1 साल जूनियर थे, लेकिन उनको पहले तरक्की मिली और लाहौर में डिवीजन की कमान सौंप दी गई। मुख्तलिफ मुसन्निफीन के मुताबिक मेजर जनरल इफ्तिखार पाकिस्तान के पहले मकामी कमांडर इन चीफ के ओहदे के लिए मुंतखब भी कर लिए गए थे और उनको इसलिए बरतानिया में इंपीरियल डिफेंस कोर्स के लिए भिजवाया जा रहा था। लेकिन उनके साथ हादसे में हलाक होने वाले ब्रिगेडियर शेर खान की अगर बात करें तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर तनाज़े पर उन्होंने पहली जंग में अहम किरदार अदा किया था और वो फौज के बेहतरीन ऑफिसर्स में शुमार होते थे। खुद अयूब खान अपनी किताब फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स में लिखते हैं कि जनरल इफ्तिखार एक अच्छे ऑफिसर थे और आम तासुर ये था कि ब्रिटिश उनकी हिमायत करते हैं। मैं नहीं जानता कि वो कैसे कमांडर इन चीफ बनते, लेकिन उनके लिए मुश्किलात होती। अयूब खान के मुताबिक वो गुस्से के बहुत तेज थे। शुजा नवाज अपनी किताब क्रॉस्ड सोर्ड्स में लिखते हैं, बाद में मेजर जनरल बनने वाले शेर अली खान पटौदी के मुताबिक जिस दिन वजीर आजम लियाकत अली खान ने मेजर जनरल इफ्तिखार को कमांडर इन चीफ के ओहदे से मुतल्लिक आगाह किया तो वो उनके साथ ही थे। मेजर जनरल शेर खान पटौदी के मुताबिक अयूब खान ने इस फैसले के बाद से उनसे ख्वाहिश का इजहार किया कि वो जनरल इफ्तिखार से मिलना चाहेंगे क्योंकि वो कमांडर इन चीफ बनने वाले हैं। शेर खान कहते हैं कि जनरल इफ्तिखार खामोश तबीयत रखने वाले लेकिन बला के ज़हीन थे, जो कि इस फैसले के बाद खुश होने के बजाय शदीद परेशान नजर आने लगे थे। लेकिन फिर उनके तैयारे को हादसा पेश आ गया। इसके बाद अयूब खान कमांडर इन चीफ के ओहदे पर तैनात हो गए और आखिरकार मुल्क की सदारत की कुर्सी तक पहुँच गए। अयूब खान के दौरे हुकूमत के दौरान 7 वज़राए आज़म तब्दील हुए। पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसी बगावत भी सामने आई जब फौजी अफसरान ने कमांडर इन चीफ को मुस्ताफी होने पर मजबूर कर दिया था। याहिया खान वो मुतनाज़ा तरीन शख्सियत है कि जिनको मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी और इंडिया से 1971 की जंग में शिकस्त का जिम्मेदार करार दिया जाता है। तहम 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी फौज की जानिब से हथियार डालने के बाद याहिया खान बदस्तूर मुल्क के सदर फौज के कमांडर इन चीफ थे। क्रॉस्ड सोर्ड्स में शुजा नवाज लिखते हैं कि 17 दिसंबर को जब यह खबर फैली कि याहिया खान एक नया दस्तूर लाने की तैयारी कर रही हैं, तो फौजी ऑफिसर्स में शदीद रिएक्शन देखने में आया। इन ऑफिसर्स में गुजरावाला में मौजूद ब्रिगेडियर फरूख बख्त अली भी शामिल थे। अपनी किताब कंडक्ट इन बैकमिंग में फरूख बख्त अली लिखते हैं, 17 दिसंबर को मैं अपना इस्तीफा लिख चुका था, लेकिन जब 18 दिसंबर को हमें मालूम हुआ कि याहिया खान का मुस्ताफी होने का कोई इरादा नहीं तो हम हैरान रह गए। उनके मुताबिक उनसे मुताबिक दीगर ऑफिसर्स ने राब्ता किया तो मैंने अपने डिवीजन कमांडर को कायल करने की कोशिश की कि वो GHQ में आला अफसरान को ये पैगाम भिजवा दें कि याहिया खान को मुस्ताफी होकर इक्तदार सिविल सियासतदानों को मुंतकिल कर देना चाहिए। अगले दिन यानी 19 दिसंबर को ब्रिगेडियर FP अली ने 2 ऑफिसर्स को GHQ भिजवाया कि याहिया खान और उनके करीबी जनरल जो इस शिकस्त के जिम्मेदार हैं रात 8 बजे तक मुस्ताफी हो जाएं, वरना नताइज के लिए तैयार हो जाएं। अब देखा जाए तो अमलन ये फौज के अंदर एक तरह की बगावत थी। इस पैगाम के बाद फौज की आला कमान में खलबली मच गई और याहिया खान के करीबी साथी और मेजर जनरल मिठा ने SSG कमांडर से राब्ता किया ताकि इस्लामाबाद की जानिब किसी किस्म के फौजी काफिलों
को आने से रोका जा सके। मेजर जनरल मिठा ने ब्रिगेडियर एफपी अली को फोन किया और पूछा कि क्या याहिया खान की जगह जनरल अब्दुल हमीद खान बतौर कमांडर इन चीफ कबूल होंगे, जिस पर जवाब नफी में दिया गया। अगले दिन जनरल हमीद ने जीएचक्यू में मौजूद ऑफिसर्स को इकट्ठा किया ताकि अंदाजा लगाया जा सके कि आया वो याहिया खान की जगह काबिल कबूल हो सकते हैं या नहीं। तमाम फौजी अफसरान ने मौजूदा क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए वाज़ेह किया कि उनको भी जाना होगा। याहिया खान को सूरत हाल का जब अंदाजा हुआ तो उन्होंने मुतादिद ऑफिसर से खुद भी राब्ता किया। तमाम चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल गुल हसन और एयरफोर्स चीफ ने उनको इस्तीफा देने पर कायल कर लिया और यूँ पाकिस्तानी फौज के 5वें कमांडर इन चीफ और मुल्क के तीसरे सदर के इक़्तिदार का सूरज बिलाखिर फौजी ऑफिसर्स की बगावत के बाद गुरूब हो गया। शायद ये पहला मौका था जब फौज के जूनियर ऑफिसर्स ने क़यादत को मजबूर किया कि वो मुस्ताफी हो। याहिया खान ने बाद में एक मुकदमे के दौरान लाहौर हाई कोर्ट में अपने जवाब में दावा किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जनरल गुल हसन खान और फज़ाइया के सरबराह रहीम खान ने उनके खिलाफ साजिश तैयार की। उस वक्त जब इन तीनों को इंडिया से जंग के दौरान खुद उन्होंने चीन भिजवाया था। इस पूरी कहानी में एक और इंटरेस्टिंग चीज ये कि ब्रिगेडियर एफपी अली पर चंद साल बाद भुट्टो की सिविल हुकूमत के खिलाफ बगावत करने की साजिश का मुकदमा चला और कोर्ट मार्शल करने वाले बोर्ड के सरबराह मुस्तकबिल के आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक थे। चंद साल बाद ब्रिगेडियर एफपी अली कोट लखपत जेल में कैद तन्हाई की सजा काटने लगे और कुदरत के सितम ज़रीफी देखे कि उनसे 100 गज के फासले पर एक और सेल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो कत्ल केस में कैद हो चुके थे। पाकिस्तानी फौज में एक वक्त ऐसा भी आया जब एक लेफ्टिनेंट जनरल को फौज का सरबराह बना दिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब गैर मामूली हालात में पाकिस्तान का इक़्तिदार संभाला, मुल्क 2 टुकड़े हो चुका था। फौज को अवामी गुस्से का सामना था। ऐसे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पाकिस्तान के पहले सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बनने का एजाज मिला। इन गैर मामूली हालात में उन्होंने गैर मामूली फैसले किए, जिनमें से एक ये भी था कि पहली बार पाकिस्तान की तारीख में फौज का सरबराह एक लेफ्टिनेंट जनरल को बनाया गया। ये गुल हसन खान थे जिन्होंने भुट्टो के इक़्तिदार संभालने के अमल में अहम किरदार अदा किया था। ये वही थे जिन्होंने याहिया खान को मुस्ताफी होने पर भी मजबूर किया था। गुल हसन खान पाकिस्तानी फौज के आखिरी कमांडर इन चीफ थे, जिसकी वजह ये थी कि इस ओहदे का नाम बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर दिया गया। ये मामला अभी भी मुतनाज़ा है कि उनकी बतौर सिपहसालार तैनाती लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के साथ क्यों हुई। गुल हसन खान खुद ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि जब मुझे इस ओहदे की पेशकश हुई तो मैंने भुट्टो के सामने ये शर्त रखी कि मुझे लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक पर ही कमांडर इन चीफ बनाया जाए। वो लिखते हैं कि उस वक्त मुझे काफी हैरत हुई जब भुट्टो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैंने गुल हसन खान को कमांडर इन चीफ के ओहदे पर वक्ती तौर पर तरक्की दी है, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं कि उनको 4 स्टार जनरल बना दिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त मुल्क ऐसी चीफों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गुल हसन के मुताबिक जब उन्होंने बाद में भुट्टो से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो सियासत कर रहे थे और सियासत में ये सब करना पड़ता है। शायद भुट्टो और उनके पहले तैनात करदा फौजी सरबराह के दरमियान यही वो वक्त था जहाँ से गलत फहमियाँ पैदा हुई थी। गुल हसन कहते हैं कि उनकी दूसरी शर्त ये थी कि फौजी मामलात में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की जाएगी, लेकिन भुट्टो उस पर मुत्तफिक होने के बावजूद ज्यादा देर तक कायम न रह सके। भुट्टो फौजी अफसरान की तरक्की के बोर्ड में बैठना चाहते थे, लेकिन गुल हसन ने उन्हें मना कर दिया। कुछ अर्से बाद मजीद इख्तलाफात के बाद एक दिन भुट्टो ने गुल हसन खान और एयर चीफ रहीम खान को ऐवान सदर बुलाकर बताया कि उनको ओहदे से सुबकदोश किया जा रहा है और ऐवान सदर में उनसे इस्तीफों पर दस्तखत भी ले लिए गए। यूँ वो न सिर्फ लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के साथ फौज के सरबराह बनने वाले ऑफिसर ही नहीं, बल्कि किसी सिविल हुक्मरान की जानिब से ओहदे से सुबकदोश किए जाने वाले पहले फौजी सरबराह भी बने। गुल हसन खान को ये एजाज भी हासिल है कि वो पाकिस्तान की बड़ी फौज के मुख्तसर तरीन मुद्दत तक रहने वाले सरबराह थे और उनका दौर सिर्फ 2.5 माह पर मुश्तमिल था। अब बात करते हैं एक ऐसे आर्मी चीफ की जिन्होंने न सिर्फ वजीर आजम बल्कि सदर को भी घर भेज दिया और एक्सटेंशन को भी ठुकरा दिया। गुल हसन खान के बाद पाकिस्तानी फौज की क़यादत मुख्तसर वक्त के लिए जनरल आसिफ नवाज जंजुआ के पास आई। 8 जनवरी 1993 को हार्ट अटैक से उनका इंतकाल हुआ था और उस वक्त उन्हें आर्मी चीफ बने हुए सिर्फ 1 साल 5 माह हुए थे। सियासी कशमकश जारी थी, फौज की बराह रास्त मुदाखलत की अफवाहें उरूज पर थी। नवाज शरीफ वजीर आजम और गुलाम इसाक खान मुल्क के सदर थे। शुजा नवाज जो जनरल आसिफ नवाज के भाई हैं, अपनी किताब में लिखते हैं कि गुलाम इसाक खान लेफ्टिनेंट जनरल फरूक खान को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, लेकिन नवाज शरीफ इस हक में नहीं थे। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल वहीद काकड़ उस वक्त कोयटा कोर की कमान कर रहे थे। अब्दुल वहीद काकड़ के ख्याल में ये उनकी आखिरी पोस्टिंग थी और वो रिटायर्ड होकर घर जाने की तैयारी कर रहे थे। ताहम सदर गुलाम इसाक खान और वजीर आजम नवाज शरीफ के दरमियान इख्तलाफात के बाद फौज की सरबराही का कुरा उनके नाम निकल आया। जनरल अब्दुल वहीद काकड़ पर मार्शल लॉ लगाने का काफी दबाव था, लेकिन वो मुल्क में सियासी कशीदगी का सियासी हल तलाश करना चाहते थे। उस वक्त सदर ममलिकत के पास आइन की 8वीं तरमीम के तहत असेंबली को तोड़ने का इख्तियार मौजूद था। जैसे गुलाम इसाक खान
बेनजीर भुट्टो की पहली वज़ारत अज़्मा को खत्म करने के लिए इस्तेमाल कर चुके थे। 1993 में उन्होंने इस इख्तियार को दूसरी बार नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल किया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको गैर कानूनी करार दे दिया और नवाज शरीफ की हुकूमत बहाल हो गई। इस अदालती फैसले के बाद नवाज शरीफ ने पंजाब में पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिराने के लिए रेंजर्स का सहारा लेने की कोशिश की। तो ये वो वक्त था जब आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद ने नवाज शरीफ का रास्ता रोका। जनरल अब्दुल वहीद काकर ने न सिर्फ नवाज शरीफ का रास्ता रोका बल्कि मुल्क में बढ़ती हुई कशीदगी को देखते हुए सदर गुलाम इसाक खान और वजीर आजम नवाज शरीफ को कायल किया कि दोनों मुस्ताफी हो जाएं ताकि नए इंतखाबात करवाए जा सके, जिसके बाद बेनजीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत कायम हुई। बेनजीर भुट्टो ने जनरल वहीद काकर के बारे में कहा कि उनको सियासत में घसीटने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन जनरल वहीद काकर ने कभी भी सियासत में मुदाखलत नहीं की। अब्दुल वहीद काकर गालिबन वाहिद सिपहसालार थे जिनको एक वजीर आजम ने मुद्दत मुलाजमत में तोसी की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और वो पहले आर्मी चीफ थे जिन्होंने 3 साल की मुद्दत पूरी होने पर अपना ओहदा छोड़ दिया। पाकिस्तानी तारीख में हादसाती तौर पर आर्मी चीफ बनने वालों में जनरल मिर्जा असलम बेग का नाम सामने आता है। 17 अगस्त 1988 जब जनरल ज़ियाउल हक का तैयारा क्रैश कर गया, उस दिन पाकिस्तान के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ जनरल असलम बेग तैयारे में बैठे फिजा से एक जाए हादसा का दौरा कर रहे थे। अपनी ऑटोबायोग्राफी इक्तदार की मजबूरिया में जनरल असलम बेग लिखते हैं कि सामने धुआं नजर आ रहा था। अगले ही लम्हे हमारा तैयारा उस जाए हादसा के नजदीक पहुंच गया था। वहां एक हेलीकॉप्टर भी उतर रहा था। हेलीकॉप्टर के पायलट से पूछा गया तो उसने बताया कि पाकिस्तान 1 यानी C-130 क्रैश हो गया है और कोई जिंदा नजर नहीं आ रहा। असलम बेग लिखते हैं कि इस किस्म के हालात में मुझे अहम फैसला करना था। अगर मैं जाए हादसा पर पहुंच जाता तो भी कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने पायलट से कहा कि सीधे रावलपिंडी चलो। असलम बेग कहते हैं GHQ राब्ता किया तो वहाँ हालात पुरसुकून थे। हुक्म दिया फॉर्मेशंस को रेड अलर्ट कर दो और अगले हुक्म का इंतजार करो। मेरे साथ जहाज में बैठे हुए ऑफिसर्स मेरी तरफ देख रहे थे और मैं गहरी सोच में था। मुझे फैसला करना था कि इक्तदार अपने हाथ में लेना है या उसे देना है जिसकी अमानत है। और फिर ज़ियाउल हक के हादसे में हलाकत के बाद जनरल असलम बेग फौज के सरबराह बन गए। जनरल ज़िया की हलाकत और असलम बेग के आर्मी चीफ बनने के 3 घंटों के अंदर आइन बहाल हो चुका था। इंतकाले इक्तदार की कार्रवाई का आगाज हुआ जिसे 90 दिनों में मुकम्मल होना था। अगर जो जनरल असलम बेग पर मार्शल लगाने का बहुत दबाव था, लेकिन उन्होंने वादे के मुताबिक इंतखाबात करवाए। पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे जिन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते ही गिरफ्तार कर लिया गया। 1999 के आखिर में 12 अक्टूबर को नवाज शरीफ ने एक दिन अचानक उस वक्त के ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को वज़ीर आज़म हाउस बुलाकर बताया कि उनको आर्मी चीफ बनाने का फैसला कर लिया गया है। उनका नवाज शरीफ ने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ की मर्जी के खिलाफ पहले ISI चीफ बनवाया था और तासुर ये पाया जाता था कि वो नवाज शरीफ से काफी करीब हैं। उनके दावे अपनी जगह, लेकिन 12 अक्टूबर के दिन जब परवेज मुशर्रफ के तैयारे को लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई, पाकिस्तान में मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ परवेज मुशर्रफ ने नहीं बल्कि एक फौज की आला क़यादत ने लगाया। उस वक्त 12 अक्टूबर के दिन जनरल ज़िया को आर्मी चीफ मुकर्रर किया गया था, लेकिन फौज के रद्द-ए-अमल ने जमहूरियत की बिसात को पलट कर रख दिया। एक जानिब वज़ीर आज़म हाउस में जनरल ज़ियाउद्दीन को वज़ीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी के यूनिफॉर्म से बैज उतरवा कर लगवाए गए, तो दूसरी तरफ आर्मी चीफ के करीबी जनरल हरकत में आ गए। उस वक्त के आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ जो श्रीलंका से पाकिस्तान आ रहे थे, उनके करीबी जनरल हरकत में आए। जनरल मुशर्रफ से पहले आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत भी नवाज शरीफ से इख्तलाफात के बाद वक्त से पहले मुस्ताफी हो चुके थे। परवेज मुशर्रफ के साथ की जाने वाली हरकत के बाद जब जनरल्स मुतहरिक हुए तो नए बनने वाले चीफ जनरल ज़ियाउद्दीन को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया था। तारीख की इन तमाम गवाहियों से पता चलता है कि आर्मी चीफ की तैनाती किसी न किसी तरह हमेशा पाकिस्तान में मसला रही है और आर्मी चीफ को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की भी कोशिश की जाती रही है। तमाम तारीख में पहली बार जनरल बाजवा की बेतहाशा करप्शन और रिजीम चेंज ऑपरेशन में मुबैना तौर पर उनका मरकजी किरदार पाकिस्तानी तारीख का एक इंतहाई अहम और नाजुक मोड़ गर्दाना जा रहा है।